अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तवाज़ुन के बारे में कि तवाज़ुन होता क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई जिस्म है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉल है, वो रेस्ट पे पड़ी है, मतलब मूव नहीं कर रही, तो वो रेस्ट पे ही रहती है, चाहे इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लगती रहे। और अगर कोई जिस्म जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, वो मूव करता ही रहता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग भी रही होती हैं, लेकिन अगर उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहे, तो हमने इसको नाम दिया था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का, मतलब इसको तवाज़ुन का नाम दिया था। कहते हैं ये जो हमने बात की है कि अगर जिस्म रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहे, अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे, तो इस सिचुएशन के लिए उसको तवाज़ुन की हालत में रखने के लिए दो शराइत का होना ज़रूरी है। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो उसकी हालत नहीं बदलेगी, मतलब अगर वो रेस्ट पे पड़ा है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा होगा किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तो मूव करता रहेगा। तो वो देखते हैं कौन सी दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है कि जिसमें अपनी हालत नहीं बदलेगा। कहते हैं सबसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त का ताल्लुक इंतकाली तवाज़ुन से। इंतकाली का मतलब होता है बच्चे, जब आप बात करते हैं किसी जिस्म को कि वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब वो सीधा मूव कर रहा होता है, या मूव कर ही नहीं रहा, या बिल्कुल सीधा मूव कर रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर कोई जिस्म जो है वो सीधा मूव कर रहा है और वो मूव करता रह रहा है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक जितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हालत तब्दील नहीं हो रही, या रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रह रहा है, उसको हम लोग नाम देते हैं इंतकाली तवाज़ुन का। उर्दू में इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन के रास्ते में। कहते हैं अब फिर इस सिचुएशन के लिए एक शर्त है, क्या कहते हैं, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हमारे पास हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है F = ma, कि अगर जिस्म इंतकाली तवाज़ुन में है, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है किसी एक जैसी स्पीड के साथ, वो उसी स्पीड के साथ मूव करता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मतलब उसमें चेंज आ ही नहीं रहा। तो एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होता है? जब उसके ऊपर ओवरऑल जो मजमुई फोर्सेस का सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, मतलब फोर्सेस लग रही हों लेकिन ओवरऑल जो मजमुई फोर्स है या नेट फोर्स है वो ज़ीरो। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखें, इसको सिग्मा एफ भी लिखते हैं कि टोटल जो फोर्सेस का सम है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब फोर्सेज लग रही हों लेकिन वो एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर रही हों, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रही हों। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि जिसमें फोर्सेज तो लग रही हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, जैसे ये हमने एक प्रीवियस टॉपिक में भी देखी थी कि अगर ये कोई बुक है जो टेबल पे पड़ी है, अब इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं, एक नीचे ग्रेविटी की, मतलब इसके पास वेट फोर्स लग रही है, और एक टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का सम ज़ीरो है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे फोर्सेस तो हैं लेकिन उनका जो मजमुई असर है वो ज़ीरो है। इसी तरह से अगर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरे पास एक कह लें कोई चीज़ है जिसको हम लोग, ये दोनों जो हाथी हैं ये अपनी तरफ खींचने की ट्राई कर रहे हैं, ये इस तरफ लेके चल रहा है, ये इस तरफ लेके चल रहा है। ये जो बॉक्स है या ये जो लकड़ी है ये यहाँ पे ही रहती है। क्यों यहाँ पे रहती है? क्योंकि जितनी ये फोर्स लगा रहा है उतनी ये फोर्स लगा रहा है। अब फोर्सेस तो इस बॉक्स के ऊपर लग रही हैं लेकिन वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, कि नेट फोर्स कोई नहीं है, मजमुई फोर्स कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास उसकी हालत चेंज नहीं होती। अगर वो रेस्ट पे रहता है तो वो रेस्ट पे रहता है, अगर वो मूव कर रहा होता है तो वो मूव करता रहता है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में पैराशूटर की भी। ये जो छाता बरदार है जब हवाई जहाज से छलांग लगाता है तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, वो नीचे आता है, लेकिन जैसे ही वो अपना छाता ओपन करता है तो हवा जो होती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, वो उसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी नीचे ग्रेविटी की फोर्स होती है उतनी ही ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है हवा की, मतलब जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे जब ये दोनों बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद इसकी हालत कौन सी थी, ये तो मूव कर रहा था ना, नीचे आ रहा था, तो फिर वो एक सिंपली कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। उसकी मूविंग हालत थी, मतलब वो मूव कर रहा था, तो फिर जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को ज़ाइल कर देती हैं, मतलब जितनी ऊपर लग रही होती है उतनी नीचे लग रही होती है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो वो भी उसकी इंतकाली हालत है। इंतकाली हालत का मतलब भी ये है इंतकाली तवाज़ुन का, कि अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, तो अगर वो कोई मूव कर रहा था, जब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करवा देती हैं, ज़ाइल कर देती हैं, तो वो मूव करता ही रहता है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तब्दीली नहीं हो रही। अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, अगर मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। कहते हैं कि इसको प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन करें, या एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में आपने ये 2 लाइनें करनी है। कहते हैं कोई जिस्म सिर्फ उसी वक्त इंतकाली तवाज़ुन में रहता है अगर इस पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फोर्सेस की हासिल फोर्स, मतलब हासिल फोर्स का मतलब है नेट फोर्स जीरो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगी तो वो अपनी हालत नहीं बदलेगा। अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। ये तो सिंपल केस था जिसमें हमने 2 फोर्सेस ली थी। कहते हैं अगर एक ही प्लेन पर अमल करने वाली फोर्सेस एक से ज्यादा हो, 1 2 3 हो, जिनकी हासिल फोर्स अमल होने वाली फोर्स अमल कर रही हो, तो इसको अपनी अमूदी अज़ा में तकसीम किया जाता है। कहते हैं अगर किसी जगह पर एक से ज़्यादा फोर्सेस हों, कुछ तो फोर्सेस अलोंग दी एक्स एक्सिस होती है, कुछ फोर्सेस अलोंग दी वाई एक्सिस होती है, कुछ फोर्सेस होती हैं जो एंगल बना रही होती हैं। तो कहते हैं अगर कोई एंगल बना रही होगी ना, फिर आप उसको क्या करोगे, उसके अमूदी अज़ा में तकसीम करोगे। हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था अमूदी अज़ा में तकसीम कैसे करते हैं, कि या अमूदी अज़ा होते कौन से हैं। बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट को ही हम अमूदी अज़ा बोलते हैं। तो कहते हैं अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं या फोर्सेस हमारे पास कोई एंगल बना रही हैं, तो आप क्या करते हो, उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उनके एग्जाम में तकसीम करते हो। फिर हम सारी फोर्सेस वो देखते हैं जो अलोंग दी एक्स एक्सिस होती हैं, फिर हम वो देखते हैं जो अलोंग दी वाई एक्सिस होती हैं। सबका सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसकी मैं आपको फिगर दिखाऊं, सिंपल इससे फिगर दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं। F1 तो अलोंग दी एक्स एक्सिस लग रही है, F2 जो है वो अलोंग दी वाई एक्सिस लग रही है, लेकिन ये देखें F3 जो है ना वो किसी एंगल के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में आप क्या करेंगे, F3 को उसके अमूदी अज्जा में तकसीम करेंगे, मतलब F3 को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो मैंने फोर्स को क्या किया, उसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने का मतलब तकसीम करने का हमने तरीका देखा था कि आप क्या करते हो, उस वेक्टर को एंड पॉइंट से एक अमूद गिराते हो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है वो उसका एक्स अज्जा होता है, और जहाँ पे वाई को कर रहा होता है ये वाई अज्जा होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग देख लिया। अब पहली कंडीशन क्या लगाएंगे कि पहले सिर्फ वो फोर्सेस देखेंगे जो हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस होंगे, इन सबका सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब उन सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे ये F1 अलोंग द एक्स एक्सिस है, F3 का भी एक पार्ट जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो ये दोनों एक्स एक्सिस जो फोर्सेस लग रही है वो एक दूसरे का असर को खत्म नहीं कर रही कि इस तरफ लग रही है एक इस तरफ लग रही है, दोनों अपोजिट हैं। फिर हम वाई एक्सिस में देखते हैं, एक वाई एक्सिस में ऊपर लग रही है F2, लेकिन F3 वाई एक्सिस में नीचे लग रही है, F3 वाई डायरेक्शन में भी लग रही है। तो ये दोनों एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो दोनों एक दूसरे को असर को खत्म कर देती हैं। तो अगर आपके पास एक्स सिमत में या वाई सिमत में फोर्सेस एक से ज़्यादा लग रही हो, तो आप अलग-अलग देखते हो कि एक्स सिमत के अलोंग भी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए और वाई सिमत में भी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक तो आप ओवरऑल देखते हो कि अगर सिर्फ 2 फोर्सेस लग रही हैं या सिंपल किसी एक ही सिमत में लग रही हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सिमत में लग रही हैं, फिर आप पहले अलोंग दी एक्स एक्सिस देखते हो और अलोंग दी वाई एक्सिस देखते हो कि एक्स एक्सिस में अलहदा से फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए और वाई सिमत में अलहदा से फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो इसको ये भी इस तरह से भी, एक तो पहली जो मैंने आपको येलो बॉक्स में यहाँ पे गिवन था, पहली शर्त को इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें हासिल फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्सेस का 0 होना चाहिए। लेकिन अगर फोर्सेस लग रही हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो आप इसको एक इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग तमाम फोर्सेस का जो जा का मजमू है, मतलब एक्स एक्सिस का अलहदा से सम इक्वल टू 0 होना चाहिए और वाई एक्सिस का अलहदा से सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस ये दो अगर लग रही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वो एक दूसरे के असर को अलहदा से जायल करें। ओवरऑल एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो जितनी इधर लग रही है जितनी इधर लग रही है वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर रही हैं, जायल कर रही हैं। तो टोटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रही। समेशन एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स 0 है। इसी तरह से वाई के अलॉन्ग भी जितनी ऊपर लग रही है उतनी नीचे लग रही है, तो इसके अलॉन्ग भी नेट फोर्स कोई नहीं लग रही। ठीक है, इसको बच्चे समेशन भी बोल देते हैं, इसको सिग्मा भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है टोटल, मतलब चीज़ों को जमा करके कितना आ रहा है। तो आपके पास इस फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब तवाज़ुन की दूसरी शर्त कहते हैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ें अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो मूव नहीं करती ना, कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होती है, वो सर्कल में भी मूव कर रही होती हैं, रोटेट भी कर रही होती हैं। तो ये जो दूसरी शर्त है ना, ये बेसिकली जो चीज़ें सर्कल में घूम रही होती हैं
जो घूमने वाली फोर्स होती है या घूमने वाली सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड होता है। वो यहाँ पे यही बात करें तवाज़ुन की जो दूसरी शर्त है उसका ताल्लुक जो है घुमाने के तवाज़ुन से है कि आपके पास चीज़ें जो है वो घूम ना रही हों, ठीक है, रोटेट ना कर रही हों। उसका मतलब यही बता रहा है, जिसका मतलब है कोई जिस्म फोर्सेस के लगने पर ना घूमे, कि अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो वो घूमना नहीं चाहिए, तो वो तवाज़ुन की दूसरी शर्त होगी। मतलब पता हमने एक बात की थी कि घूमने का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क को हम बोलते हैं कोई जिस्म कितना घूमता है। तो कहते हैं अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्सेस लग भी रही हैं तो वो घूमना नहीं चाहिए, मतलब उसमें टॉर्क पैदा नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, कहते हैं एक ठोस जिस्म की मिसाल लें, दो बराबर कीमतों के फोर्सेस F1 और F2 इस पर अमल कर रही हैं। फोर्स में दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर अमल कर रही हैं। हमने टॉर्क को या घूमने की हमने कहा था कि घूमने को हम लोग टॉर्क से बताते हैं, और टॉर्क हमने कहा था दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। एक ये प्रोडक्ट होता है आर का, जिसको हमने मोमेंट आर्म बोला था। ये होता है सेंटर से जहाँ पे फोर्स लग रही होती है वहां तक का डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब अमुदी डिस्टेंस होना चाहिए, और फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दो चीज़ें होंगी तो टॉर्क होगा, वरना टॉर्क नहीं होगा। बच्चे ये अमुदी डिस्टेंस होता है सेंटर से फोर्स तक का। अब कहते हैं ये माइंड में रखिएगा कि इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है जब भी कोई चीज़ जो है वो घूमेगी या उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कहते हैं हमारे पास दो जिस्म है, यहाँ पे इस सिचुएशन में देखते हैं, ये देखें ये एक जिस्म है, इसके ऊपर ना दरमियान में सेंटर है। अब इसके इस पॉइंट में फोर्स एक इस तरफ लग रही है F1, एक इस तरफ लग रही है सेंटर में। अब ये देखिए यहाँ पे टॉर्क लग सकता है, पहली बात तो टॉर्क लग ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस है, जितनी इधर लग रही है उतनी इधर लग रही है, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरी बात हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से सेंटर है, यहाँ से सेंटर जहाँ पे फोर्स लग रही है, ये फोर्स का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो एंगल इनके दरमियान 90 डिग्री ना हुआ बच्चे, तो यहाँ पे भी मतलब अमूदन ना हुआ। इसी तरह से ये डिस्टेंस ये है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अमूदी ना हुआ। तो अगर डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री ना हो, अमूदन ना हो वो, तो फिर टॉर्क प्रोड्यूसर नहीं होता। तो कहते हैं इस हालत में फोर्सेस तो लग रही है लेकिन ये जिस्म घूम नहीं रहा, ठीक है, ये घूमता नहीं है, तो ये हमारे पास तवाज़ुन की दूसरी शर्त हो जाती है। लेकिन अगर इस वाले केस में देखें, सेकंड वाली फिगर में, ये देखें ये जीरो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। लेकिन जब ये फोर्सेस लगेंगी ना तो ये घूमना शुरू हो जाएगी। क्यों घूमना शुरू हो जाएगी? ये देखें बच्चे, हमने कहा है इसके लिए टॉर्क के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो फोर्स का, यहाँ पे फोर्स लग रही है, दूसरी बात डिस्टेंस सेंटर से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। सेंटर ये है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे फोर्स लग रही है। अब ये देखें फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 डिग्री एंगल है ना, मतलब ये डिस्टेंस क्या है? ये मोमेंट आर्म है, ये अमुदी डिस्टेंस है सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पे सेंटर है। तो कहते हैं इस केस में टॉर्क लग रहा है, इस केस में टॉर्क नहीं, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगी लेकिन ये रोटेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के लगने से वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये थोड़े से मिस्टेकली यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है कि फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे शर्त पूरी नहीं हो रही। तो यहाँ पे यही बात करें, दूसरी शर्त यह है कि चाहे फोर्सेस लग रही हों लेकिन जिस्म घूमना नहीं चाहिए। वो इसी बात को नीचे डिटेल में बता रहा है, कहते हैं सूरत में दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ लाइनों में अमल कर रही हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, क्योंकि दोनों की फोर्सेस बराबर है इसलिए दोनों सूरतों में हासिल फोर्स जीरो है। कहते हैं हासिल फोर्स तो जीरो है, तो जितनी इधर लग रही है इतनी उधर लग रही है। पहली शर्त तो पूरी हो रही है, फोर्सेस हमने कहा था ना पहली शर्त क्या है, सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, कि जितनी एक तरफ लग रही हो उसके ऑपोजिट अगर उतनी ही लग रही है तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देती है। लेकिन अब दूसरी सूरत में ये देखें, दूसरी सिचुएशन में हमने कहा था कि क्या होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस हमने देखा परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो यहाँ पे जिस्म घूमना शुरू हो गया। कहते हैं ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कपल की डेफिनेशन। कपल में क्या होता है कि जब दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस किसी चीज़ को घुमाती हैं, टॉर्क देती हैं, तो हमने कहा था वो उसको कपल बोलते हैं। कहते हैं लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो है वो कपल प्रोड्यूस करवा रही है, मतलब इन दोनों फोर्सेस की वजह से जिस्म घूमना जरूर शुरू हो जाता है। ये कहते हैं ये घुमा देते हैं, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर तवाज़न में नहीं है, ये तवाज़न में नहीं है, लेकिन ये तवाज़न में है। यहाँ पे फोर्सेस ओवरऑल सम भी जीरो है, मतलब जितनी इधर लग रही है उतनी इधर लग रही है, वो एक दूसरे के असर को जाहिर भी कर रही हैं,
टोटल फोर्स 0 है, मजमूई फोर्स। और दूसरा ये घूम भी नहीं रही क्योंकि यहाँ से सेंटर से फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, एंगल 90 डिग्री नहीं है डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान, या मोमेंट आर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात करें, दूसरी शर्त पूरी होने के लिए ज़रूरी क्या है, किसी जिस्म पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं लेकिन टॉर्क क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। टॉर्क शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, टॉर्क का सम ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आपके पास डेफिनेशन क्या है फर्स्ट कंडीशन की, सेकंड की, तो फर्स्ट की जो येलो बॉक्स में लिखी है वो लिखनी है, और सेकंड की ये वाली जो येलो बॉक्स में वो ये लिखनी है, और साथ में ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और फर्स्ट वाले में आपने ये येलो बॉक्स वाली डेफिनेशंस लिखनी है, और अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो ये वाली लिखनी है, ये वाली दो इस डेफिनेशन के साथ लिखनी है, और सिमिलरली अगर इस डेफिनेशन के साथ लिखें तो इस डेफिनेशन के साथ सिर्फ ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ कि अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि शराइत लिखें, कंडीशंस लिखें। आगे कहते हैं आप इस सारे को समराइज कर सकते हैं कि कोई जिस्म जो है वो टोटली कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब वो उसका सब फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए और जिसम घूमना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस, या ये दोनों एक ही कंडीशंस में आ जाती हैं, लेकिन अगर एक्स वाई कंपोनेंट में होगा तो हम इसको अलग-अलग ट्रीट करेंगे। ओवरऑल ये एक ही कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए कि टोटल सम भी फोर्सेस का जीरो हो और ऑब्जेक्ट घूमे भी ना, ठीक है। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट में भी आ जाता है। तो अगर शॉर्ट में आ जाता है तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ येलो बॉक्स और उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज है वो लिखने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डिटेल में लिखना है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड। ये देखें, ये 4.5 एक डायग्राम की मदद से जाहिर करें कि हासिल फोर्स सिफर है लेकिन टॉर्क सिफर नहीं है। ये जो दो हमने ऑब्जेक्ट शक्लें देखी थी ना, अगर मैं इंडिकेट करवा दूँ, दिखा दे, ये बी वाला पार्ट, यहाँ पे फोर्सेस तो एक दूसरे के असर को जाहिर कर रही हैं क्योंकि ये दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन ये जिस्म जो है इसकी वजह से टॉर्क जरूर प्रोड्यूस होगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाली एग्जांपल भी आ सकती है, तो ये डायग्राम इसमें बता सकते हैं, या फिर इसमें पहले मैंने इसका आंसर आपको बताया था स्टीयरिंग व्हील वाला, तो इस आंसर में वो एक आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास तफसीली सवाल है, तवाज़ुन की दो शराइत बयान करें, इनकी वजाहत करें। तो इसमें ये कंप्लीट जो आज हमने पढ़ा इस लेक्चर में वो सारा इसमें कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था। स्टेलिस में से बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।